ओके स्टार्टेड ना रिकॉर्डिंग, एक बार मुझे कंफर्म करो ना। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलो लॉ क्लास करते हैं। तो बिजनेस लॉ में ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक डिस्कशन चल रहा है, दैट इज परफॉर्मेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सुन लो सर अच्छे से। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है। मैं सोचा था आज ब्रीच करूंगा, लेकिन आज और ब्रीच करने का टाइम शायद नहीं हो पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ना एक होता है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो मैं अभी आपको कराऊंगा सर। आज नहीं, नेक्स्ट वीक शायद हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको जो बढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस काफी दिनों से हो रहा है, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया भी है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियस बात है कि ये कोई नया बात नहीं है, ये काफी दिनों से मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 37 वगैरह, ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। तो सर आज ना परफॉर्मेंस का एक पेमेंट रिलेटेड मैटर में बात करूंगा। किसमें बात करूंगा सर? अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मुझे याद आ रहा है लास्ट जो क्लास हुआ था बिजनेस लॉ में, उसमें हम लोग ना रेसिप्रोकल के बारे में, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सब बातें हुआ था। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, जिसमें सेक्शन 54, 55, 56, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो अगर बाई चांस भूल गए सर, क्या करना है? भूलने का एक ही दवाई होता है, रिवाइज करना, है ना, और मेमोरी को थोड़ा सा तेज करना। ठीक है सर, मेमोरी कैसे तेज होता है आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रैक्टिस करने से सब चीज अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिस ना करने से सब बेकार हो जाता है। अच्छा, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। सर ये पेमेंट का क्या मतलब हुआ? सर बहुत सिंपल बात है कि सपोज किसी को कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, या किसी को कुछ पेमेंट करने का आपने वादा करके रखा। मैंने, आप कौन सर? आप डेटर हो ना। अकाउंटिंग लैंग्वेज में पेमेंट कौन किसको करता है? डेटर क्रेडिटर को कि क्रेडिटर डेटर को? प्लीज मुझे थोड़ा जवाब दीजिएगा। इन अकाउंटिंग टर्म कौन किसको पेमेंट करता है? डेटर क्रेडिटर को कि क्रेडिटर क्रेडिटर डेटर को? बताओ सर, बताओ। अरे इतना चुप क्यों हो? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जवाब तो दो। डेटर क्रेडिटर रिलेशन आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े हो सर, है ना? तो मैं आपको बस सिंपल सा पूछा, कौन किसको पेमेंट करता है? डेटर क्रेडिटर को कि क्रेडिटर डेटर को? क्रेडिटर डेटर को? नो सर, डेटर माने जिनसे आपको पैसा मिलेगा ना। डेटर वो होता है जिसको क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है। यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, है ना? से फॉर एग्जाम्पल, ये कौन है भाई? अरे वाह वाह, क्या गजब का लुकिंग्स बना है सर। हाँ सर, क्या ड्राइंग है सर। ये डेटर है, ठीक है, और इधर क्रेडिटर है। क्रेडिटर इसको कुछ उधार दिया था, ठीक है, कुछ पे किया था इसको, मैंने पे नहीं, कुछ दिया था इसको पेमेंट, मैंने जब वो मांगा था, या तो लोन या तो प्रोडक्ट बेचा था, कुछ तो दिया था। ये हो गया डेटर, और इधर ये हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर ने मोस्ट प्रोबब्ली सर्विस दिया था, डेब्ट दिया था, गुड्स बेचा था, क्रेडिट पे, ठीक है, मैंने बिना पेमेंट लेके दिया था। तो बाद में बोल रहे भाई पेमेंट करो। डेटर क्या होता है सर? एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? अकाउंट्स क्या कहता है? क्रेडिटर के लिए डेटर क्या होता है? एसेट की लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में क्या होता है सर, बोलो? जब हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो डेटर को किस साइड में बिठाते हैं? जो लोग अकाउंटेंसी जानते हो, मैक्सिमम जानते हैं, मे बी वेरी फ्यू पर्सन है जो नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, बट ज्यादातर लोगों को तो पता ही है।
सर ऑब्वियस बात है कि जब हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं तो डेटर एसेट होता है। क्यों? क्योंकि डेटर से पैसा मिलने वाला होता है। सर ये जो वही कारण है, इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगा या थर्सडे को, मैं फिर भी एक बार कंफर्म कर दूंगा। तो जिनका भी अकाउंट्स बेसिक्स में दिक्कत है, या दिक्कत का भी बात नहीं है, ऐसे तो करना भी पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में भी है, सिलेबस में भी है। किसका ज्यादातर सिलेबस में किसका होता है, जैसे कि सीए फाउंडेशन, ठीक है, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव, इन सभी को अकाउंट्स का बेसिक एरिया से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ना रेडी हो जाओ सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास के लिए ऑफलाइन में होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको ऑनलाइन में भी रिकॉर्ड करने का, बट मेनली ऑफलाइन होगा सर। सर कर लेना सर, ठीक है, बहुत सारा चीज आपको पता लग जाएगा जो भी हो। फिलहाल मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, हम लोग सुनो। ये जो पेमेंट रिलेटेड मैटर है, ये बेसिकली डेटर क्रेडिटर के बीच में, ठीक है, होता है। तो जिससे पेमेंट पाना होता है उसे डेटर कहते हैं, जिसको पेमेंट देना होता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस लॉ का एरिया हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं ना साहब, ये जो बिजनेस लॉ का एरिया कवर करने जा रहे हैं, इसमें ना ये पेमेंट रिलेटेड मैटर पे ही मेनली बातचीत हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स आपको मैं भी सुनाऊंगा, कुछ सेक्शन पढ़ के बताऊंगा, आप देखना, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। समटाइम्स क्या कहते हैं, देखो, बोलते समटाइम्स अ डेटर ओज सेवरल डेब्ट्स टू द सेम क्रेडिटर। मैंने ऐसा होता है, क्या एग्जांपल लिया जाए, किसका नाम लिया जाए? मानो सोमनाथ, आवाज आ रहा है सोमनाथ को? हाँ सोमनाथ, आवाज आ रहा है मेरा? तुषार? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, ठीक है। यस सर। चलो, जिनको बकरा बनाएंगे उसको तो आवाज करना पड़ेगा ना सर। सोमनाथ एंड तुषार। सर क्या क्या बोल रहे हो आप, बकरा बकरी? अरे स्केप गोड बोलते हैं क्या आप लोग भी ना। सुनो, नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सोमनाथ है और एक तरफ तुषार है। बोलते हैं समटाइम्स अ डेटर ओ सेवरल डेब्ट्स टू द सेम क्रेडिटर। मानो सोमनाथ यहाँ पर क्रेडिटर है, ठीक है। अभी मैं जो ड्राइंग किया था ना, एक तरफ सोमनाथ था और एक तरफ तुषार था। अभी मैंने ड्राइंग किया था, मैं सॉरी रब कर दिया। ये तुषार है, ठीक है, ये तुषार है, पैसा उधार लिया था या कुछ क्रेडिट में कुछ सामान खरीदा था। और इस तरफ सोमनाथ है, ठीक है। सर आप लोग हंसना मत, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पर। एक तरफ तुषार है, एक तरफ सोमनाथ है। सोमनाथ कौन है? क्रेडिटर। इधर कौन है? तुषार, ठीक है। तो समटाइम्स डेटर ओ सेवरल डेब्ट्स टू द सेम क्रेडिटर। ओके, तो कहते हैं कि तुषार जो है वो क्रेडिटर से सेवरल डेब्ट लेके रखा है। डेब्ट माने, डेब्ट का नॉर्मल मतलब होता है लोन, ठीक है। डेब्ट का नॉर्मल मतलब होता है लोन, ठीक है। तो सेम क्रेडिटर से लिया है, इसी से लिया है, एंड मेक्स पेमेंट, और फिर धीरे धीरे तुषार इसको पे करेगा, which is not sufficient to discharge all the debts, ठीक है, which is not sufficient, sometimes the debtor owes several debts to the same creditor and makes payment, and which is not sufficient to discharge all the debt। सारा का सारा डेब्ट क्लियर करना संभव नहीं है। इन सच केस द पेमेंट इज अप्रोप्रिएटेड। अब जब सारा पेमेंट एक साथ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्या किया जाता है सर? उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है, दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट दी डेब्ट्स। अब कुछ पेमेंट को किसी के साथ एडजस्ट करेंगे और कुछ पेमेंट को धीरे धीरे अप्रोप्रिएट करेंगे। आप लोग ऐसे अकाउंटेंसी में पीएल अप्रो ऐसे करते थे, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या है ना, सेवरल डेब्ट। मानो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मानो सोमनाथ मानो बैंकर है, आपको समझने में अच्छा रहेगा। सोमनाथ बैंकर है और तुषार जो है ना वो मानो बोरोवर है, ठीक है। सर बोरोवर और बैंकर माने बेसिकली मैं लेंडर, हाँ, जिसने लोन दिया है और जिसने लोन लिया है। ध्यान से सुनना बात को। बैंकर यानी लेंडर, लेंडर माने जो लोन देता है, और बोरोवर माने जो लोन लेता है। तो ये सोमनाथ हो गया देने वाला और तुषार हो गया लेने वाला। तो अब सवाल क्या है कि तुषार जो लोन लिया था सोमनाथ से, वो अलग अलग टाइप का लोन लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सपोज होम लोन के नाम पे लिया था, कार लोन के नाम पे लिया था, ठीक है, बिजनेस लोन के नाम पे लिया था। वेरियस क्रेडिट सर, वेरियस क्रेडिट है।
several debts to the same creditor and makes payment which is not sufficient to discharge all the debts. अब पेमेंट तो कर रहे हैं, मानो कि टोटल कुल मिला के होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन मिला के सोमनाथ ने तुषार को करीब करीब 50 लाख का लोन देके रखा। अब तुषार पेमेंट कर रहा है, प्रिंसिपल भी पेमेंट करना पड़ता है ना सर? जब पेमेंट होता है तो प्रिंसिपल पेमेंट भी होता है और साथ में इंटरेस्ट भी होता है, P प्लस आई। आप लोग ऐसे सूद का सम्स तो बचपन से किया आ रहे हो, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल भी पे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब पेमेंट तो तुषार कर रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है कि सारा पेमेंट एडजस्ट हो जाए, धीरे धीरे हो रहा है ना। क्वेश्चन इज दैट अब ये जब तुषार मानो 50 लाख में से किसी एक मंथ पे 1 लाख पे कर रहा है, कौन किसको पे कर रहा है? तुषार सोमनाथ को 1 लाख पे कर रहा है लोन या क्रेडिट के चक्कर में रीपे कर रहा है। अब 1 लाख में मानो प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी। नाउ क्वेश्चन इज दैट अब ये जो पेमेंट तुषार कर रहा है सोमनाथ को, जो 50 लाख एक्चुअली सोमनाथ ने तुषार को दिया था, या फिर ऐसे बोलो कि तुषार ने सोमनाथ से लिया था। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन कि पेमेंट जब करेगा कौन? तुषार जब सोमनाथ को करेगा, अगर सोमनाथ मेंशन कर देता है कि भाई मेरे को इस पर्पस में पेमेंट करो, या फिर तुषार मेंशन कर देता है कि मेरा होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, आप ना एडजस्ट कर लेना होम लोन के साथ, आप ना एडजस्ट कर लेना कार लोन के साथ, आप ना एडजस्ट कर लेना बिजनेस लोन के साथ। अब सवाल वही है कि अप्रोप्रिएट करेगा तो किसके साथ करेगा? ये जो पर्टिकुलर बात अभी मैं करने जा रहा हूं, सेक्शन 59, 60, 61, ओके, एक्चुअली इसी मुद्दे पे बात करता है कि जब डेटर क्रेडिटर को पेमेंट करता है, तो अगर सेवरल अमाउंट ऑफ क्रेडिट है या सेवरल अमाउंट ऑफ डेब्ट है, अलग अलग हेड में है, कार लोन अलग है, होम लोन अलग है, बिजनेस लोन अलग है, ठीक है, तो किसके साथ किसको एडजस्ट करेंगे? तो इसी मैटर पे तीन तीन पॉइंट डेवलप होता है सर, इसी मुद्दे पे 3 पॉइंट डेवलप होता है। एडजस्टेड अगेंस्ट द डेब्ट, जब एडजस्ट तो होगा, लेकिन एडजस्ट किस हिसाब से होगा? अब सेक्शन 59 भी एक एडजस्ट का बात करता है, सेक्शन 60 भी एक तरह का एडजस्ट का बात करता है, और सेक्शन 61 भी एक टाइप्स ऑफ एडजस्ट का बात करता है। तो कैसे एडजस्टमेंट? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड। मानो तुषार अगर सोमनाथ को इंडिकेट कर देता है, वेयर डेटर, डेटर कौन? डेटर माने तुषार इक्वल्स टू डेटर, ओके सर, जिसको पेमेंट करना होता है, ये अकाउंटिंग टर्म है सर। अगर किसी का अकाउंटेंसी वीक है या अकाउंटेंसी भूल गए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल करो। ऐसे सीएस मैं बोल दिया ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले, किसके लिए ऑलरेडी है और जिसका नहीं है वो करे, जिसके अकाउंट्स ऑफ बेसिक्स नहीं है वो करे अलग से। अकाउंट जानना बहुत जरूरी है एज ए प्रोफेशनल्स, सीएस में प्रोफेशनल अकाउंट्स का बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुषार कौन है सर? तुषार डेटर है, ठीक है, और यहाँ पर सोमनाथ कौन है? सोमनाथ क्रेडिटर है, ठीक है, सोमनाथ इक्वल्स टू क्रेडिटर। तो a debtor owning several distinct debts, अलग अलग डेब्ट्स टू वन पर्सन मैंने यहाँ पर सोमनाथ, तुषार अलग अलग लोन लेके रखा है, मेक्स ए पेमेंट टू हिम आइदर विथ एक्सप्रेस इंटीमेशन, उनको पेमेंट करता है वो भी इंटीमेट करके, इंटीमेशन मैंने खबर दे देता है, इंटीमेशन कर देता है कि भाई मेरा ये पेमेंट किस पर्पस के लिए है, और अंडर सर्कमस्टेंसेस इंप्लाइंग दैट पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज सम पर्टिकुलर डेब्ट, वो बता देता है कि भाई ये इस पर्पस के लिए। इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। अगर सोमनाथ उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे तुषार ने इंटीमेशन में बताया, वैसा ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सर इसको थोड़ा मैं आपको और प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ऐसा तो इतना जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सेट कर रहा था, बट एक बैंकिंग रिलेटेड एग्जांपल देने से आपको बहुत ही सुविधा हो जाएगा। क्या बताया जाए सर? एक छोटा सा, मैं बैंक के साइड में आ गया फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ऐसे में कोई भी एग्जांपल उठा सकता हूँ। सर बोलो आपको किस तरह का लोन का जरूरत है, कितना तरह का लोन मिलता है, चलो देख लेते हैं। बोरो, चलो यहाँ पर बोरो में मैंने क्लिक कर दिया, पॉपुलर लोन, देखो सर देखो, सपोज आप बैंक साइड में विजिट करते हो, कितना तरह का लोन मिलता है देखो आप, टाइप्स ऑफ लोन, जस्ट लुक एट इट। अरे सर पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक लोन, सुपर बाइक लोन,
एजुकेशन लोन, प्री ओन्ड कार लोन, सैलरी प्लस, इजी ईएमआई कंज्यूमर लोन, वैराइटीज ऑफ लोन है मार्केट में। आप समझ पा रहे हो सर? अलग अलग टाइप्स का लोन देखो। अब मानो कोई बैंक है या फिर कोई लेंडर है, ठीक है, शायद वो बैंक नहीं है बट वो लोन में लोगों को पैसा देता है, ठीक है, इन लोगों को एडवांस करता है, बदले में इंटरेस्ट लेता है। अब अलग अलग पर्पस में कोई किसी से बैंक से उधार लिया है, अब पेमेंट कर रहा है, पर्सनल लोन भी पेमेंट कर रहा है, ठीक है, होम लोन भी पेमेंट कर रहा है, लेकिन एक ही लोगों से लिया है। तो जब वो पेमेंट करेगा तो बैंक उसको किस पर्पस में एडजस्ट करेगा? अब इसके लिए देखो सर, आजकल बड़ा सिंपल बात है कि जिस हेड का है वो हेड मेंशन कर देगा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अगर तुषार ने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है और एचडीएफसी बैंक को जब पेमेंट कर रहा है तो आजकल तो लिंक बाय लिंक हो जाता है ना सर। तो एचडीएफसी बैंक से अगर किसी ने होम लोन लेके रखा है, सपोज तुषार ने लेकर रखा है, तो जब पेमेंट करेगा तो होम लोन के साथ होम लोन एडजस्ट कर जाएगा, कार लोन के साथ कार लोन एडजस्ट कर जाएगा, अगर बाइक लोन है तो बाइक लोन के साथ बाइक लोन एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वेर डेटर ओनिंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट, होम लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, one person या one organization make a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये बात एचडीएफसी को एक्सेप्शन हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर लेंडर को, यहाँ पर मैंने एचडीएफसी को जस्ट एग्जाम्पल के लिए यूज किया, आप कुछ भी समझ लो, ठीक है। अगर लेंडर या एचडीएफसी बात को मान लेता है तो उसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज वेरी सिंपल, सेक्शन 59। बोलो सर, क्या डाउट है इस पॉइंट पे? क्या बात समझ में आया? मतलब जिस पर्पस का लोन है उस पर्पस के नाम पे अगर आप बोल देते हो तो एक्सेप्टर जो है, मैंने बेसिकली यहाँ पर लेंडर जो है उसको उसी के साथ, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसको उसी हेड में एडजस्ट करना पड़ेगा। बस इतना ही बोला है। प्लीज मुझे इतना बताओ क्या क्या आपको सेक्शन 59 समझ में आ गया? चाहे आप बैंक के एंगल से सोचो या नॉर्मल तुषार और सोमनाथ का एग्जाम्पल मैंने जो दिया था उसके एंगल से सोचो, मैटर क्लियर है? प्लीज थोड़ा हाँ ना बताइएगा। यस सर। थैंक यू सर। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अब क्वेश्चन इज, अब थोड़ा बात अलग हो रहा है। अब मानो कि जब तुषार पेमेंट कर रहा है अपना डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, अपना लोन को या अपना जो भी मार्केट में बाकी है उसका, उसको डिस्चार्ज करने के लिए, बट इस बार वो इंडिकेट नहीं कर रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर पैसा को किस पर्पस में दे रहा हूँ। तो वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, भूल गया, ओमिट माने क्या, जब किसी चीज को मेंशन करना भूल जाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ओमिट हो जाना। तो डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग टू व्हिच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, द क्रेडिटर में अप्लाई। अब अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है टू व्हिच द डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड, तो ऐसे सिचुएशंस में द क्रेडिटर में अप्लाई इट एज एट हिज डिस्क्रिशन। तब क्रेडिटर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मतलब उसको जो ठीक लगे, होम लोन के साथ ठीक लगे होम लोन, कार लोन के साथ ठीक लगे कार लोन, बाइक के लिए ठीक लगे बाइक का लोन, जिसके साथ वो अपने हिसाब से करेगा। टू एनी लॉफुल डेब्ट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम द डेटर वेयर इट्स रिकवरी इज और इज नॉट बार्ड बाय द लॉ। अगर ये रिकवरी लॉ के थ्रू से बार्ड नहीं, माने लिमिटेशन नहीं, बार लगाना माने क्या होता है, लिमिटेशन लगा। अगर लॉ ने कहीं पर मना नहीं किया किसी पॉइंट पे कि भाई नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर लॉ कहीं पर मना नहीं करेगा तो जो भी लेंड कर रहा है, जो भी लेंडर है या जो भी उधार दिया था या क्रेडिट पे प्रोडक्ट बेचा था, वो अपने मर्जी के हिसाब से अलग अलग हेड में एडजस्ट कर सकता है। होम का क्रेडिट है होम के साथ एडजस्ट कर सकता है, कार का क्रेडिट है तो कार के साथ। तुषार ने बोला नहीं, सपोज 50 लाख टोटल दिया था ना, कब बैंक ने या तुषार ने सोमनाथ ने, अब तुषार ने ये बोला नहीं कि भाई ये मेरा 1 लाख किस पर्पस में मैं रीपे कर रहा हूँ, तो बैंक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। 50 लाख के अगेंस्ट में 1 लाख को होम लोन के साथ एडजस्ट कर सकता है, कार लोन के साथ भी कर सकता है, बाइक के साथ भी कर सकता है, एज पर देयर डिस्क्रिशन। बोलो सर, सेक्शन 60 क्लियर हुआ? इजी है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुषार इंटीमेशन कर दिया और बैंक ने या लेंडर ने एक्सेप्ट कर लिया तो इट्स ओके, बट अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर वो देखा जाएगा, बातचीत करके हल हो सकता है। और यहाँ पर एक और बात कहाँ है सर, अगर आप बात को थोड़ा देखें,
हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू द डिस्प्यूटेड डेब्ट। अब आप बोलोगे डिस्प्यूटेड डेब्ट क्या होता है? डिस्प्यूट माने जिसके मैटर में कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट ऑफ लॉ में कोई मैटर डिस्प्यूटेड बोल के उसमें वाद विवाद चल रहा है। मानो ऐसा हुआ है कि बैंक ने बोला कि हमने लोन दिया है इतने अमाउंट का, बट बोरोवर बोल रहा है, बैंक बोल रहा है, डिस्प्यूट वैराइटीज काइंड में हो सकता है। बैंक बोला कि हमने लोन दिया, बोरोवर बोले नहीं, हमको इतना लोन तो बोला नहीं, इतना तो मेरे अकाउंट में आया नहीं। अब सभी सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, ठीक है। अगर किसी मैटर में डिस्प्यूट चल रहा है, पॉइंट बी नोटेड सर, अगर किसी मैटर में डिस्प्यूट चल रहा है तो बैंक या कोई भी लेंडर, बात को समझे, अगर डिस्प्यूटेड मैटर है तो बिजनेस लॉ कहता है कि डिस्प्यूटेड हेड में आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, डिस्प्यूटेड मैटर में आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बोलो सर, बात समझ में आया? मानो होम लोन के मैटर पे कोई एडजस्ट कुछ प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल देयर आर सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग होम लोन मैटर, बोरोवर ने मानो कहीं पर कोई केस करके रखा है या फिर कोई इश्यूज हुआ है तो उसको बोला है, ठीक है। तो अगर किसी मैटर पे किसी भी तरह का इशू क्रिएट हुआ है तो उस मुद्दे को क्या किया गया, उस मुद्दे को कोर्ट में लेके गया। अब कोर्ट में तो वही बात जाता है ना जो पेंडिंग है, जो डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूटेड मैटर को जब तक हल नहीं हो जाता, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोला हाउएवर ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू द डिस्प्यूटेड डेट। ना तो डेटर कर पाएगा, ना ही क्रेडिटर कर पाएगा, ना तो बोरोवर कर पाएगा, ना तो लेंडर कर पाएगा, क्योंकि वो डिस्प्यूट है। जब तक अब डिस्प्यूट का रिजल्ट आ जाए, बात बन जाएगा। बात बोलो सर, समझ में आ रहा है बात? ऐसे रियल लाइफ सिचुएशंस होता रहता है सर, बहुत सारा मैटर ऐसा होता रहता है। कोई बोल रहे कि नहीं मैंने इसके लिए पेमेंट किया, वो बोल रहे नहीं तुम्हारा पेमेंट तो उसके लिए है। ठीक है, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मेरा ये एक एक्सपीरियंस का एक ऐसा केस है। मेरा एक रिलेटिव है, उनके बिल्डिंग पे बैंक का मैंने बैंक को रेंट पे देके रखा है। समझ रहे हो सर? बैंक रेंट पे देके रखा है। ऐसा होता है ना, अरे लोकल लोग ही तो बैंक अपने घर पे रेंट लगाते कि नहीं लगाते? भाड़ा भाड़ा मिलता है कि नहीं मिलता? अरे हाँ या ना? हाँ सर। ओके सर, थैंक यू, इतना देरी से मुझे हाँ मिली। मानो किसी का एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर है और ये अपर फ्लोर है, मैंने फर्स्ट फ्लोर है। अब मानो बंदा ने फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे दे दी, ठीक है। मानो मंथली 50,000 के आसपास रेंट आ जाता है। बात समझ रहे हो सर? समझो सर, मंथली 50,000 के आसपास रेंटल इनकम हो जाता है। अब कोई मिस्टर एक्स जिसने ऐसा करके रखा, उसने मानो बैंक से लोन लिया, बैंक से मानो 50 लाख का लोन लिया या समथिंग लाइक दैट। अब उसके बदले उसका इंटरेस्ट भी है, तो 50 लाख का कुछ इंटरेस्ट है, मानो मंथली 50,000 का इंटरेस्ट पड़ जाता है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा होता भी है, जो बेसिकली मिस्टर एक्स को रिपे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। अब बैंक को ये रेंट मिस्टर एक्स को देना पड़ेगा। अब मानो ये मिस्टर एक्स बैंक से 2-3 पर्पस का लोन लेके रखा है, पर्सनल लोन है, ठीक है, बिजनेस लोन है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर अलग अलग लोन जा रहे आ रहे हैं सर। अब ये 50,000 जो रेंट उसको मिलता है बैंक से, वो बैंक को बोल के रखा है कि आप 50,000 को मेरे लोन के ईएमआई के साथ एडजस्ट कर लेना। आपको कहानी समझ में आ गया ना सर? लेकिन यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो बैंक से वैराइटीज पर्पस का लोन लेके रखा है, हाउसिंग लोन के नाम पे भी लेके रखा है, ठीक है, कार लोन के नाम पे लेके रखा है, बाइक लोन के नाम पे लेके रखा है। देयर आर वेराइटीज, और भी जितना भी हो सकता है। अब जो 50,000 बैंक से मिस्टर एक्स को मिलता है, मिस्टर एक्स ने बैंक को बोल के रखा कि मेरा को जो आप रेंट पे करते हो, वो रेंट को आप मेरे लोन के साथ एडजस्ट कर देना।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर अगर मिस्टर एक्स ये नहीं बोलता बैंक को कि भाई 50,000 किसके साथ एडजस्ट करेगा, मानो होम लोन का ईएमआई होता है मंथली 20,000 का, ठीक है, कार लोन का ईएमआई है मानो 10,000 का, ठीक है, बाइक का ईएमआई है मानो 5,000 का, ठीक है, 35,000 हुआ, ठीक है, लेकिन ये बोला नहीं कि 50,000 जो रेंट है इसको किसके साथ एडजस्ट करें। अच्छा, और या इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, से फॉर एग्जांपल दिस इज 30,000, तो 40 45 इसको भी 10 मान लो, तो पूरा एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, अगर कुछ एडजस्ट नहीं होगा तो वो बाकी रेंट उसको दे देगा जितना भी बैलेंस रहेगा। आपको बात समझ में आ गया ना सर, पूरा किस्सा कहानी, बस वही बात है, वही बात चल, और कुछ नहीं। अब वही बात है कि आप अपने इस पेमेंट को किसके साथ एडजस्ट करोगे, तो जहां पर इंडिकेशन है वहां पर एज पर इंडिकेशन ही एडजस्ट करना पड़ेगा, सेक्शन 59 कहता है। जहां कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, कि भाई हाउसिंग के साथ एडजस्ट करे कि कार के साथ एडजस्ट करे कि कोई दूसरा लोन है उसके साथ एडजस्ट करे, तो जो लेंडर है या जो क्रेडिटर है वो अपने हिसाब से, लेंडर या क्रेडिटर एक ही तरह का बात हुआ ना, लेंडर माने जो लोन देता है और क्रेडिटर माने जो क्रेडिट में कोई सामान बेचता है, ठीक है, अल्टीमेटली दोनों ही लाइबिलिटी होता है सर, है ना, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी साइड का मैटर है, लेंडर भी लाइबिलिटी साइड का मैटर है, तो डेटर को दोनों को ही पेमेंट करना पड़ता है। बस क्या होता है, लेंडर के केस में वो बोरोवर बन जाता है, क्रेडिटर के केस में वो डेटर बन जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों डेप्ट है। तो वही बात बोला, where the debtor is has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which the debt payment is to be applied, तब क्रेडिटर या लेंडर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है, बट अगर किसी मैटर में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो तो नहीं कर सकता। अब मैं आपको क्यों बोल रहा था, मानो कि वो जो बंदा घर को रेंट पे देके रखा था, उसका किसी मैटर को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, अब बैंक क्या कर रहा है, जानबूझ के किसी लोन का एडजस्टमेंट को डिस्प्यूटेड मैटर में एडजस्ट कर रहा है, तो बैंक भी डिस्प्यूटेड मैटर को एडजस्ट नहीं कर सकता, बैंक भी डिस्प्यूटेड मैटर में लोन को एडजस्ट नहीं कर सकता अगर उसका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। डिस्प्यूट मैंने नॉर्मल झगड़ा को डिस्प्यूट नहीं बोलता, जब दोनों पार्टी में से यानी बोरोवर एज वेल एज लेंडर या डेटर या क्रेडिटर, बोरोवर एंड लेंडर हो सकता है या डेटर क्रेडिटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे बोरोवर लेंडर हो या डेटर क्रेडिटर हो। बोरोवर माने जो धार ले रहा है, लेंडर माने जो धार दे रहा है, डेटर माने जो क्रेडिट में सामान खरीद रहा है उधारी में, और क्रेडिटर माने বাংলাতে যদি বলি যে ধারে জিনিস বিক্রি করে তাকে ক্রেডিটর বলে, যে ধারে জিনিস কেনে তাকে ডেটর বলে, যার বাংলাতে বুঝলে সুবিধা হবে তাকে বাংলায় বলে দিচ্ছি। ক্রেডিটর মানে সে যে ধারে জিনিস বিক্রি করে, ডেটর মানে সে যে ধারে জিনিস কেনে, लेंडर माने के जे धार देय, बोरोवर माने के जे धार नेय। अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है सर, चलो। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, अब यहां पर पॉइंट क्या है, नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट माने ना तो लेंडर ने कुछ बोला ना तो बोरोवर ने कुछ बोला, दो पार्टी है। अब मैं बार बार दो पार्टी यूज कर रही हूं, तो लेंडर बोरोवर या फिर डेटर क्रेडिटर, अब जस्ट जो समझना है समझो आप, ये सब अकाउंटिंग टर्म है, एज पर द नीड यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग कभी भी इसको अल्टरनेट यूज नहीं कर सकते, बट क्या है ना, मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, तो लॉ पढ़ाने के टाइम पे सिचुएशन ऐसा अराइज होता है, सिचुएशन दोनों ही अराइज हो सकता है। अब बैंक से लोन लेके तो बैंक आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, आप किसी से कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिना पेमेंट करके लोगे तो कल वो आपसे पेमेंट मांगेगा, तो बैंक का पेमेंट मांगना और क्रेडिटर का पेमेंट मांगना इफेक्ट तो सेम ही है, भले ही नाम बदल जाए इफेक्ट तो सेम ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया, डेटर के उल्टा साइड में कौन होता है, क्रेडिटर होता है, डेटर के ऑपोजिट में कौन होता है सर, क्रेडिटर होता है। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब इसको समझो, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, माने ना तो डेटर ने क्रेडिटर को बोला कि भाई किस हेड में एडजस्ट करें, ना ही लेंडर ने बोरोवर को बोला, या सेम टू सेम वाइस वर्सा, ना तो बोरोवर ने लेंडर को बोला, ठीक है। सो वेयर नाइदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेब्ट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, in order of time, point to be noted, whether they are or
are not barred by the law in force of for the time being in as the limitation of suits. If the debts are of equal standing, the payment shall be applied in discharge of each proportionately. फिर इसका मतलब क्या होगा? माने सिंपल बात है, अगर होम लोन पहले आया है तो होम लोन के साथ पहले एडजस्ट करो, कार लोन सेकंड में है तो कार लोन के साथ सेकंड एडजस्ट करो अकॉर्डिंगली। माने से फॉर एग्जांपल तुषार ने बैंक से 50 लाख का लोन लिया था, अब तुषार 1 लाख पे कर रहा है पर ये मेंशन नहीं कर रहा है किसको किस हेड में एडजस्ट करो। सिमिलरली बैंक ने भी तुषार को ये नहीं पूछा कि हम इसको किस हेड में एडजस्ट करें, और ना ही बैंक ने इसको बोला कुछ। ऐसी सिचुएशंस में ऑर्डर ऑफ टाइम देखा जाएगा कि कौन सा चीज पहले हुआ है। तो अगर होम लोन पहले है तो होम लोन के साथ एडजस्ट करें, फिर अगर कुछ बचे तो कार का, फिर कुछ बचे तो बाइक का। ओके, दिस इज 61। सर ये सब तो कॉमन सेंस है। हाँ सर, ये कॉमन सेंस में भी बोला जा सकता था, पर क्या है ना, कॉमन सेंस में अगर हर बात का जवाब मिल जाता तो फिर लॉ का जरूरत नहीं पड़ता। बट आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे इतना बताओ। सेंस तो थोड़ा कॉमन करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल हम लोग सेंस को कॉमन कहाँ करते हैं, सेंस को अनकॉमन करना ही आजकल आदत हो गया है। पर आप लोग मुझे प्लीज बता दो सर, 59, 60 एंड 61 ये पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? Yes, कंफर्म नहीं Yes, सर? sir. देखो मैं सर कोशिश कर रहा हूँ जितना आम आदमी के भाषा में, लेमैन के लैंग्वेज में आपको बता पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा कोशिश करना, ठीक है? ठीक है, कोशिश दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है? एक तरफ का कोशिश बड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। अच्छा सुनो, आगे का बात सुनो। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। सर ये क्या कहना चाहता है? कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब हर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं सर, ऑलवेज देयर आर टू पार्टी, ठीक है? एक लेने वाला, एक देने वाला, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, ठीक है? एक हाँ करने वाला, एक हाँ कराने वाला, ठीक है? ऐसे ही तो होता है दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में, इवन प्यार मोहब्बत के केस में भी ठीक है? इवन जब हम लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में भी देखो ना, एक बंदा प्रपोज करता है, ये सब मैंने अर्ली ऑफ द क्लास में बोला है ना, कॉन्ट्रैक्ट एकदम अर्ली क्लासेस। अगर किसी का मिस है तो सुनो ना सर, थोड़ा सा मेरे से क्लास का लिंक लेके थोड़ा स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक लेक्चर थोड़ा सुनो ना, मजा आएगा। वहां पर बहुत ज्यादा मुझे एंटरटेनिंग वे में बताने का मौका मिलता है, ठीक है? कि जब कोई किसी को प्रपोज करता है, जब कोई किसी को एक्सेप्ट करता है, ये सब जरूरत के हिसाब से बोला हुआ है, ठीक है? तो वहां पर भी क्या ना, एक एक बंदा हाँ बोलता है, एक उसको हाँ बुलवाता है, ठीक है? सो हर तरह का आपको मिलेगा। तो ऑलवेज देयर इज अ टू पार्टी, सिंगल हैंडेडली कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। सिंगल पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये भी लॉ में बोला हुआ है। अकेले अकेले कुछ नहीं हो सकता रिसेंटली कोरोना पीरियड में मैं एक न्यूज देखा था कि एक लड़की गुजरात से, वो बोला शादी से मेरे को प्रॉब्लम है, वो खुद से शादी कर लिया। मैंने सिमिलर रिचुअल्स पाल के, मतलब जितना रिचुअल्स होता है ना, सारा रिचुअल्स मेंटेन करके खुद के साथ शादी कर लिए, ठीक है? लॉ में तो इसका कोई जगह नहीं है, और सोसाइटी में भी इस तरह का कोई चीजें नहीं है। ये सब बेसिकली वायरल होने का नाटक है, ठीक है? नाटक करो, वायरल हो जाओगे ठीक है सर, चलो। खुद के साथ सात फेरा ले रहा था, गजब दिखाया। मैं, और यही सब चीज लोगों को अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग होता है। ज्यादा सीरियस बात करो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आप एंटरटेन करो, ठीक है? और वो भी उल्टा सीधा करके एंटरटेन, लोगों का टांग खिंचाई करके, सोसाइटी का किसी नियम को तोड़ मोड़ के आप वायरल हो जाओगे एकदम। सर ठीक है, मजाक कर रहा हूँ बट समझ गए। अच्छा देखो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये 62 से 67 का एरिया है। अब आपको ये बताना पड़ेगा सर मुझे, 62 से 67 क्या कहता है? कहता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड ऑल्टरेशन। सर बहुत इंपॉर्टेंट 3 लाइन है, वर्ड्स है, ठीक है? नोवेशन किसको कहते हैं, रिसेशन किसको कहते हैं, एंड ऑल्टरेशन किसको कहते हैं? माने कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरह का चीजें देखने को मिलता है। जैसे नोवेशन, ना व्हाट इज नोवेशन, ठीक है? व्हाट इज नोवेशन?
एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। हाँ सर, पहले ही एग्जाम्पल। अच्छा, एक दिन मुझे कोई पूछ रहा था एग्जाम्पल व्हाट्सएप करके कि सर नोट्स में तो इतना सारा एग्जाम्पल दिया रहता है, क्या सारा एग्जाम्पल पढ़ना जरूरी है? अब सर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चाहे क्वेश्चन किसी एक का हो, बट ऐसा क्वेश्चन बहुत के मन में चलता है। भले ही क्वेश्चन सुनने में सिली लगता है, बट कई बार ना स्टूडेंट ना थोड़ा आलसी होते हैं, उनको ज्यादा पढ़ने को अच्छा नहीं लगता। कम दे दो सर, क्योंकि बचपन से ना वो नोट पढ़ने का आदत है। नोट समझते हो? टीचर छोटा छोटा करके नोट लिखा देगा और एक बार बोल देगा मुंह में कि भाई ये कर ले, पास हो जाएगा। और स्टूडेंट उसी कॉन्सेप्ट के साथ बड़े होते हैं। तो अगर किसी को 2 लाइन ज्यादा पढ़ना पड़ता है ना, तो उसको ना ऐसा लगता है कि इतना मेहनत कौन करेगा। ये आप लोगों का बात नहीं है, ये मैं पूरा स्टूडेंट वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। 99.99% ऐसे ही होते हैं। जो 0.5 या 1% बच्चा ऐसा होता है ना, जिनको पढ़ने में थकान नहीं लगता। आप समझ गए ना सर? एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए होता है, और एग्जाम में आंसर को प्रॉपरली लिखने के लिए काम आता है। तो अगर आपको वैरायटीज ऑफ एग्जाम्पल पता हो ना, तो आप एग्जामिनर को समझा सकते हो। जैसे जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ एज ए टीचर, तो मुझे भी ना एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देने पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, तो आपको समझने में भी दिक्कत हो जाएगा। मेरी सिंपल बात सर, ठीक है? जब एग्जाम्पल मैं फॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको नियम पढ़ के चला जाऊंगा, ठीक है, तो फिर आप भी ना सोच में पड़ जाओगे कि सर पढ़ा तो दिए आप, पर समझ में कुछ नहीं आया। तो जितना एज ए टीचर मुझे आपको एग्जाम्पल बोलने का जरूरत पड़ता है, नहीं तो आपको लॉ का कुछ समझ नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप एग्जाम में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात है सर, टीचर स्टूडेंट को एग्जाम्पल के साथ समझाएगा, स्टूडेंट एग्जामिनर को समझाएगा। अब एग्जाम में आपको 4-5 एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं है, कोई एक एग्जाम्पल को बेस करके एग्जाम आंसर लिखो। मैं रिसेंटली ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया था, जिन लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है ना, नॉर्मली फाउंडेशन सीए में, सीएमए में, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एंड इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है, सभी का, एज वेल एज फाइनल सब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के क्या केस में क्या है ना, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी होता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में नॉलेज जितना डेप्थ में होगा उतना आपका एमसीक्यू का अच्छा होगा। उसका भी एग्जाम हो रहा है एमसीक्यू पैटर्न में भी। लेकिन लॉ में लिखने का आदत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लिखने का आदत नहीं होगा तो अच्छे से लॉ प्रिपेयर नहीं हो पाए। स्पेशली जो लोग सीएस का पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ तो उनका बेस है सर, है ना, लॉ उनका बेस होता है, तो उनको अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और सीए में वो सर क्या बताऊं सर, वो मल्टीटास्किंग करेगा, वो सब करेगा, अकाउंट्स करेगा, टैक्स करेगा, लॉ करेगा, सब करेगा। सो आप लोग मल्टीटास्क करो, सब सब मल्टीटास्क करो। तो बात को समझो सर। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन जब आप एग्जाम में एटलीस्ट एक एग्जाम्पल मेंशन करो और आंसर को कंप्लीट करो। लेकिन जब आप खुद अपना पढ़ाई को रेडी कर रहे हो, जितना एग्जाम्पल करोगे उतना आपके दिमाग में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल करना पड़ता है, ठीक है? मैं कॉमनली बोल दिया, अब क्वेश्चन जिसका भी हो, ठीक है, जवाब तो सबको मिला है। सुनो सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? ए ओज बी 1 लाख, ठीक है, ए बी एंड सी एग्री दैट सी विल पे बी, सी विल पे बी, ए एंड बी सी एग्री किया कि अभी पैसा सी बी को पे करेगा। ए ओज बी ₹1,00,000, तो ए बी से पैसा लिया है, ए बी सी एग्री कर रहा है कि सी बी को पे कर देगा, एंड ही विल एक्सेप्ट ₹1,00,000 फ्रॉम सी। he will accept he will accept ₹1,00,000 from C in lieu of the sum due from, मतलब जो एक्चुअली ए को पे करना था वो अभी सी पे करेगा, ठीक है? बात को ध्यान से सुनना, पेमेंट किसी को करना था, पेमेंट शिफ्ट हो रहा है, मैंने लाइबिलिटी शिफ्ट हो रहा है, एज लाइबिलिटी देयर बाई शैल कम टू एन एंड, क्योंकि ए बी से उधार लिया था ना 1,00,000। अब ए जब बी से उधार लिया था, ठीक है, तो बेसिकली पेमेंट ए को ही करना है, तो भाई जो उधार लेते हैं पेमेंट उसको करना होता है ना। नाउ पॉइंट क्या है, ए उस बी 1,00,000, अब ए बी एंड सी एग्री कर रहे हैं दैट सी विल पे बी, ठीक है, एंड ही विल एक्सेप्ट ₹1,00,000 फ्रॉम सी, यानी बी एक्सेप्ट कर रहे हैं बात को। तो फिर जैसे ही बी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, ए की जगह बी पेमेंट करेगा, सॉरी सी पेमेंट करेगा,
ए की जगह सी पेमेंट करेगा, सी विल पे। किसको? बी को। अब पॉइंट क्या है कि सर इतना दिन तो कॉन्ट्रैक्ट ए के साथ बी किया था 1 लाख देने का, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। वादा कौन किसको किया था? वादा ए बी को किया था कि भाई तुम मुझे आज 1 लाख दे रहे हो, मैं तुमको विद इंटरेस्ट इसको चुकाऊंगा। लेकिन बीच में ए अपना वादा वादा क्या कर रहा है? वादा ट्रांसफर हो रहा है। सर गाना गाओ, वादा ना कर, ठीक है, वादा ना दो, गाना गा सकते हो आप लोग, लेकिन अभी क्लास में नहीं, बाद में घर पे गाना। अब ए अपना वादा क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, ब्रिज नहीं कर रहा है। ब्रिज अलग होता है। ब्रिज करने का मतलब होता है कि जब मतलब मैं तो करूंगा ही नहीं, किसी और को भी करने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर ए क्या कर रहा है? सी को बोल रहा है कि भाई तुम बी को पे कर देना, और इस बात पे बी को भी कोई आपत्ति नहीं है। ओके, देयर इज नो आपत्ति फ्रॉम बी साइड। बी के तरफ से कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बी उसको मान लिया। तो जब बात बी मान लिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अब सी पे कर देगा। जैसे लोन ट्रांसफर होता है, जानते हो सर, ए का लोन था, अब सी के चला गया। ऐसा बैंक में भी होता है। मेरा एक केस याद आ रहा है सर, गाड़ी का एक ईएमआई चल रहा था, ठीक है, कार का। तो कार का ईएमआई किसी एक के नाम पे था, उसने कार ईएमआई में खरीदा था। अब उसको कार ना पसंद नहीं आ रहा है, तो किसी और को बोला, मेरी फैमिली में किसी को बोला कि कार तुम लोगे क्या? ठीक है, मुझे इतना याद आ रहा है, कार का नाम भी याद करता हूँ। तो मारुति सुजुकी का एक गाड़ी आया था 7 सीटर का, क्या नाम है? 7 सीटर मारुति सुजुकी का, अरे क्या नाम है गाड़ी का? आप लोग जानते हो? मारुति सुजुकी का एक 7 सीटर गाड़ी था, क्या नाम है ब्रांड का नाम? अर्टिगा। हाँ, वेरी गुड सर, देखा, मुझे पता है आप लोगों में से कोई तो होगा जो बोलेगा। ठीक है, अर्टिगा, ठीक है। तो वही अर्टिगा कार था। उस टाइम पे क्या दाम होगा? 9-10 लाख होगा सर, क्या? मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूँ, आई थिंक 2012-13, ठीक है, आसपास का बात कर रहा हूँ। तो मे भी चलो 9 हो या 10, जो भी लाख हो। अब किसी व्यक्ति ने, मेरे ही पड़ोस में किसी ने लिया था, मेरे फैमिली में किसी को बोला कि भाई क्या आप ये गाड़ी को लोगे? तो बोला भाई कैश में तो मैं नहीं ले सकता। तो बोले ठीक है, ईएमआई ट्रांसफर कर दो। तो कंपनी के पास गया, ठीक है, मानो मिस्टर ए कोई नाम का था जो कंपनी से कार लोन पे 10 लाख लोन पे लिया था ईएमआई पे। अब मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मेरे फैमिली में मानो कोई मिस्टर सी है, ठीक है, ठीक है, अब मानो बी फॉर बैंक है। अब मिस्टर सी बैंक को बोल रहे ठीक है, कार का ईएमआई अब मैं पे करूंगा, नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, गाड़ी का भी नाम जो भी ईएमआई का है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। हो जाता है सर, ऐसा हो जाता है। बात समझ गए? अगर बैंक को आपत्ति नहीं है लोन देने पे, लोन को ट्रांसफर करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? बस यही बोला है। बातें समझ जाओ तो इजी है, ना समझ में आए तो बहुत मुश्किल लगेगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो और फिर घर में थोड़ा पढ़ाई करो। कुछ नहीं है सर, बार बार रिवाइज भी नहीं करना है। तो रिवाइज का चक्कर छोड़ो, एक बार पढ़ो, दिमाग में रखो, मेरे क्लास के बाद ही प्रैक्टिस कर लो, खत्म। अब भी कभी नक्की कर दो। The parties to a contract may substitute a new contract for the old. If they do so, it will be a case of novation. पुराना कॉन्ट्रैक्ट में एक न्यू सब्सटीट्यूट आ जा रहा है, एक्चुअली न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि ए के साथ जो बी का बैंक का कॉन्ट्रैक्ट था और सी के साथ जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों अलग है। ये शिफ्ट हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है। ए के साथ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूट होकर सी के साथ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। तो क्या बोल रहे थे, नोवेशन क्या हो गया? द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में सब्सटीट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। इफ दे डू सो, इट विल बी केस ऑफ नोवेशन। ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, माने बैंक ए से अभी और पैसा नहीं मांगेगा और ए भी बैंक को पैसा नहीं देगा। डिस्चार्ज हो गया, ए का लाइबिलिटी खत्म, ए का लाइबिलिटी खत्म, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट डिड नॉट बी परफॉर्म्ड। अब इसको परफॉर्म भी नहीं करना, एक और कुछ नहीं करना। तो इट इज अ केस वेयर देयर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्ट है, सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सटीट्यूटेड।
either between the same parties or between different parties. The consideration mutually being the discharge of old contract. Consideration obviously old contract में जैसा था वैसा ही रहेगा, माने बैंक को ए से जितना पाना था, ठीक है, अगर 10 लाख का गाड़ी था तो 10 लाख ही रहेगा, ए के लिए भी 10 लाख का गाड़ी था तो सी के लिए भी गाड़ी का वैल्यू 10 लाख ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बदलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी बदल रहा है, और पार्टी बदलने के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बदलेगा, लेकिन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह, इसको नोवेशन कहते हैं। क्लियर? बोल दो सर, बस आपका हाँ या ना का सुनना है। बोलो सर, बोलो, समझ गए ना? यस सर। इफेक्ट ऑफ रेसिशन क्या है? थैंक यू सर। इफेक्ट ऑफ रेसिशन क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो डिस्चार्ज बाय रेसिशन। अब रेसिशन क्या होगा? ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, बट इतना भी अलग नहीं है, जो इससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। When the parties to a contract agree to rescind it, जो दोनों पार्टी हैं, जब दोनों पार्टी मिलके चाह रहे कि इसको रिसाइंड करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्म ही नहीं करना। In case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes to exist. मैंने ए और बी के बीच में, बैंक के बीच में था ना सर, बैंक ने ए को गाड़ी बेचा था 10 लाख का, गाड़ी बेचा था मैंने लोन में, 10 लाख का कार लोन दिया था ईएमआई को। अब ए बैंक को बोल रहे हैं, ये बैंक को बोल रहे हैं कि भाई हमको ईएमआई नहीं देना है, बैंक बोल रहे ठीक है हमको भी तुमको लोन नहीं देना है, और ठीक है, और गाड़ी वापस हो सकता है। The contract is also discharged by decision when the parties to a contract agree to rescind it. The contract need not be performed. Contract perform ही नहीं हो। In the case of rescission, only the old contract is cancelled and no new contract comes to exist. जैसे नोवेशन के केस में क्या हो रहा है, ओल्ड को सब्स्टिट्यूट करके नया का जगह बन रहा है, पर रिसेशन के केस में ओल्ड कैंसिल हो जाएगा, नया का कोई जगह नहीं। इट इज नीडलेस टू पॉइंट आउट दैट नोवेशन आल्सो इन्वॉल्व्स रिसेशन। नोवेशन में कोई डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि वो नया को, न्यू पॉइंट को लाता है, ओल्ड को खत्म करता है। यस दैट्स ट्रू, बट ये बात करना गलत है, क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। बोथ इन नोवेशन एंड डिसीजन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कस्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बट एक बात सही है, दोनों केस में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट मैंने दोनों पार्टी, मैंने सिंपल बात करे तो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये बहुत ही पॉपुलर एक कहावत है सर हिंदी में, ठीक है। जब दोनों पार्टी के बीच में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आराम से नोवेशन या रिसेशन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया सर बात? बोलो, द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड रेसिशन, क्लियर? यस सर। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ऑल्टरेशन माने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स कंडीशन है उसमें कुछ चेंजेस आएगा, एज इन द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसेशन, so also in case of where the parties to a contract agree to alter it, पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही ऑल्टर हो जाएगा। The original contract is rescinded with the result that it need not be performed. A contract is also discharged by alteration. The terms of contract may be so altered by mutual agreement. जो भी होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट में होगा। That the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one. माने सिंपल बात है कि पहले ए के साथ बैंक का गाड़ी का जो डील हुआ था, ठीक है, कार ईएमआई का, कार लोन ईएमआई में थोड़ा कंडीशन बदल जाएगा। मानो ए ने बैंक से जो गाड़ी का लोन लिया था वो मानो 10 साल के लिए था, 10 इयर्स का था। इसमें ए को एवरी मंथ 20,000 करके मानो कार का ईएमआई भरना पड़ रहा था, लेकिन ये 20,000 ईएमआई ए के लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो ए कह रहा है बैंक को कि आप लोग एक काम करिए ना, मेरा लोन 10 ईयर को 10 के जगह 10 ईयर के जगह 15 ईयर्स कर दीजिए, और मेरा ईएमआई को 20,000 की जगह 15,000 कर दीजिए। ऐसा बैंक कर सकता है? हाँ कर सकता है, उसका प्रोडक्ट है, उसका सर्विस है, ना करने का क्या है, कर सकता है सर, इतना भी तो कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है।
बात समझ में आ रहा है ना? जैसे होम लोन वगैरह या कुछ किसी भी लोन का ना एक क्या होता है, ये देखो, एक टाइम फ्रेम होता है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल बना रहा हूँ और कुछ नहीं, मेरे को आपको यहाँ पर लोन पे बात नहीं करनी है, टर्म्स कंडीशन में बताने के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। आपको भी थोड़ा क्या होगा ना, कनेक्टिविटी मिल जाएगा। देखो सर, मानो 25 लाख का लोन है, 30 ईयर्स का 10 ईयर है। इंटरेस्ट देखो कितना बता रहे हैं, पर एनम 8.5% के करके अगर इंटरेस्ट है तो साल भर का कितना है सर? 69 lakhs, नहीं ये तो टोटल अमाउंट हो गया सर, ये हो गया आपका मंथली लोन ईएमआई। दिख रहा है सर? आपको एवरी मंथ 19,223 करके बैंक को चुकाना पड़ेगा अगर आपको 25 लाख का घर का लोन मिलता है, घर बनाने का, फ्लैट बनाने का, जमीन का, इस तरह का होता है। अब मैं थोड़ा टर्म्स कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ, लोन अमाउंट को उसी को उस सेम टू सेम रखता हूँ, 10 ईयर थोड़ा बदल देता हूँ, 10 ईयर को मैं 20 साल कर दिया सर। इंटरेस्ट रेट को भी चेंज हो सकता है ना, बट उसको भी मैं सेम रखा, फिर भी देखो आपका ईएमआई चेंज हो गया। पहले बैंक को 19,000 मंथली देते थे, अब बैंक को आप 21,696, मैंने करीब करीब 22,000 मंथली पेमेंट करोगे, करीब करीब 22,000 मंथली पेमेंट करोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। कर क्या रहा हूं मैं? ऑल्टर कर रहा हूं। पहले बैंक के साथ मेरा जो डील हुआ था, अब मैं अपना डील चेंज कर रहा हूं। अगर बैंक को कोई दिक्कत नहीं है तो हो सकता है। तो क्या कहता है सर, इफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन एज द केस ऑफ नोवेशन एंड रिसेशन, so also in case of where the parties to a contract agree to alter it, if they want they can alter it। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 30 साल का जो मैंने 10 ईयर लिया था अभी, वो मैंने चेंज करके 20 साल ले लिया, और आपने देखा कि 30 ईयर्स में मेरा ईएमआई था 19,000 का और 20 साल में मेरा ईएमआई हो रहा है 22,000 का, तो देयर इज अ शार्प डिफरेंस ऑफ 3,000। सो ऑब्वियस बात है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म है, तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा, रिसाइंड हो जाएगा, बट उसके जगह में नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। लेकिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं करना है, उसके जगह में चेंज कॉन्ट्रैक्ट में ऑल्टरेशन जो हुआ है, मेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चेंज सर। कॉन्ट्रैक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बदल हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा बट बाय ऑल्टरेशन। The terms of contract may be so altered by mutual agreement that the alteration may have the effect of substituting a new contract for the old one। Yes sir, ये वाला कैरेक्टर है, पुराना की जगह नया आ गया, लेकिन ये नया वाला ऐसा नहीं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही बदल गया, कॉन्ट्रैक्ट सेम टू सेम है, थोड़ा ऑल्टरेशन के साथ। सो आपके मन में थोड़ा सवाल है कि सर तो फिर नोवेशन और ऑल्टरेशन में क्या फर्क हुआ, है ना? आपके मन में थोड़ा सा सवाल आ रहा है ना कि सर नोवेशन और ऑल्टरेशन में क्या फर्क हो गया। The law pertaining to the novation and alteration is contained in section 62 to 67। In both cases the original contract need not be performed। दोनों केस में आप एक चीज देखो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, उसको परफॉर्म नहीं करना है, बट स्टिल देयर आर डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नोवेशन मींस, ध्यान से सुनना, नोवेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन। Novation may be made by changing in the terms of contract, or there may be a change in the contracting parties, but in case of alteration the terms of contract may be altered by mutual agreement by the contracting parties, but the parties to the contract will remain the same। आपने देखा होगा कि जब ए के साथ बैंक का डील था नोवेशन में, ए की जगह अभी सी के साथ बैंक का डील हो गया, है ना? लेकिन ऑल्टरेशन में, इन केस ऑफ ऑल्टरेशन ये नहीं होगा, इन केस ऑफ ऑल्टरेशन ये नहीं होगा। ऑल्टरेशन में ऐसा नहीं कि ए की जगह सी आ जाएगा। ऑल्टरेशन में क्या हो सकता है, ए के साथ बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए टू बैंक, ए और बैंक के बीच में ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कंडीशन थोड़ा बदल जाएगा। अच्छा, अगर नोवेशन में क्या टर्म्स कंडीशन बदल सकता है, या पार्टी भी बदल सकता है नोवेशन में, नोवेशन में पार्टी भी बदल सकता है, टर्म्स कंडीशन भी बदल सकता है, बट ऑल्टरेशन में सिर्फ टर्म्स कंडीशंस बदलेगा, पार्टी नहीं। That is the most important difference between novation and alteration।
In case of novation, there is altogether a substitution of new contract in place of old contract. But in case of alteration, it is not essential to substitute a new contract. Alteration के केस में मतलब substitution का मैटर नहीं है, ठीक है, in place of old contract. In alteration, there may be change in some terms and conditions. Original agreement वही है, सिर्फ कंडीशन टर्म्स में थोड़ा बदलाव होगा. मैंने कहने का मतलब है, अगर मैं बैंक के एंगल से आपको समझा रहा हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ में बैंक के अलावा और भी सिचुएशंस आपके सामने आ सकता है जब आप B2B बिजनेस करोगे तब भी. एक बात आप देखो सर, मैंने आपको क्या बोला, लोन का अमाउंट 25 लाख है, वो 25 लाख ही है ना. अगर 20 साल की जगह कोई बंदा बोलेगा कि मैं 30 साल में इसको पे करूंगा, इसमें बैंक को कोई लॉस थोड़ी है, इसमें बैंक को कोई लॉस नहीं है, उल्टा आपका EMI कम होगा, वो आपका बेनिफिट है करंट पेमेंट में. लेकिन बैंक अल्टीमेटली, आप एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, 25 लाख जब आप 30 ईयर्स 10 ईयर ले रहे हो, घर का वैल्यूएशन देखो 25 लाख, लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के आप बैंक को टोटल कितना पे कर रहे हो, 69,20,000. हाँ सर, ऐसा ही होता है. अब मैं ज्यादा इस सब मैटर में बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग मैटर मतलब अलग डिस्कशन हो जाएगा. सर 25 लाख का लोन, लेकिन 30 साल में मैं 69 लाख पे कर दूंगा बैंक को. यस सर, ऐसा ही होता है. टोटल आप इतना अपने पॉकेट से खर्चा कर दोगे प्रिंसिपल के नाम पे, और इंटरेस्ट आप भरोगे 44 लाख का. अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, 10 ईयर को चेंज करके मैं 20 साल कर लेता हूँ. अब देखो आप, जैसे आपने 20 साल कर लिया, 69 लाख की जगह आपका टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, 52 लाख. तो जैसे आपने 10 ईयर कम कर दिया, आपका टोटल अमाउंट पेबल कम हो गया, लेकिन आपका EMI बढ़ गया. अब जब आप उसमें देख रहे थे, आप 17 साल का 17,000 का EMI पे कर रहे थे, इस बार आप 22,000 का EMI पे कर रहे हो. तो लेकिन अल्टीमेटली आपका 20 साल में टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंस कम हो जा रहा है. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली 10 ईयर कम होगा तो अच्छा है, बट क्या ना, पब्लिक का मैन टू मैन डिफर करता है कि किसी का मंथली पेमेंट से ही तो अपना EMI भरेगा. अब 20 साल करने से 5-4-5 हजार भी मायने रखता है लोगों के लिए, है ना. तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए बैंक सारा ऑप्शंस रखता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं है. 25 लाख का लोन अमाउंट में कोई बदलाव नहीं है, 8.5% के इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ 10 ईयर में बदलाव हुआ है. तो मेन कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस नहीं किया ना सर. यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा था, बोलो. यस सर, टेल मी, क्या पूछना है पूछो. हेलो, समझ में आया सर आप लोगों को, बोलो सर. अरे कह दो मुझे, ना चुप रहो. बोलो सर, एक गाना याद आ गया, कह दो मुझे, ऐसे गाना थोड़ा अलग है. सर ओके सर, ठीक है. गाना कैसा है, कह दो तुम्हें, मैं भूल गया सर, भूल जाता हूँ आजकल, मेमोरी बहुत खराब हो गई. चलो थैंक यू. तो नोवेशन और अल्टरेशन का डिफरेंस VVIP पॉइंट है सर, याद रखे, ठीक है. ये जो हल्का हल्का डिफरेंस है, ये जो हल्का हल्का सुरूर नहीं, ये जो हल्का हल्का डिफरेंस है, इसे याद रखिएगा. ये जो हल्का हल्का डिफरेंस है, इसे याद जरूर रखिएगा. आप लोगों के मन में गाना चल रहा है ना, मेरे मन में भी चल रहा है, जो हल्का हल्का सुरूर है, जो भी हो आप लोग गाना सुन लेना, बड़ा गाना बड़ा अच्छा है. 63 में आ जाते हैं, प्रॉमिस में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. प्रॉमिस ही में वेव, वेव बने हटा देगा, ठीक है. प्रॉमिस ही में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. सर ऐसा क्या बात है, रेमिट कर देगा माने ट्रांसफर कर देगा, ठीक है. एवरी प्रॉमिस में डिस्पेंस विथ और रेमिट wholly or in part the performance of promise made to him, or may extend the time for such performance, or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. In other words, a contract may be discharged by remission. Sir, माने माने नहीं समझ में आया. ए बी से उधार लिया 5 लाख का, ए पेज टू बी, ए बी को पे कर रहा है, एंड बी एक्सेप्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेट. ठीक है, उधार लिए तो पे करेगा तो लेगा ना.
In satisfaction of the whole debt rupees 2 lakh. In satisfaction of the whole debt rupees 2 lakh. Paid at the time and place at which the 5 lakh were payable. Paid at the time and place at which the 5 lakh were payable. The whole debt is discharged. सर ये क्या होगा? सर क्या होता है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉमिसर होते हैं, एक प्रॉमिसी होते हैं. तो यहाँ पर प्रॉमिसर मैंने ए प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इतना इतना पे करूंगा. अब प्रॉमिसी बोला था ठीक है इतना इतना पे कर देना. अब प्रॉमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. तो ए बी से 5 लाख लिया था. ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेब्ट ऑफ rupees 2 lakh and paid at the time and place at which 5 lakh were payable. 5 लाख जहां पे करना था वहां 2 लाख पे की. सर ये तो गलत हुआ. 5 लाख की जगह 2 लाख पे किया और आप बोल रहे हो कि खत्म हो गया. यस सर, इन 5 लाख की जगह 2 लाख पे किया और यहाँ पर काम खत्म हो गया. इसलिए खत्म हुआ क्योंकि बी जो है, जो कि प्रॉमिसी है, उसने वेव कर दिया. सर इतना सबके साथ हो जाए तो सर ये डिपेंड करता है. नॉर्मली ऐसा गवर्नमेंट करता है. ऐसा गवर्नमेंट करता है. कब करता है जानते हो? वोट के टाइम पे करता है. क्या करता है गवर्नमेंट? सर आप लोग को किसान लोन के बारे में आइडिया है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान लोन ऐसा होता है. ठीक है, बैंक से ही मिलता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इसमें गवर्नमेंट क्या करता है, एक स्मॉल इंटरेस्ट में लोगों को, किसानों को लोन देता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कैश क्रेडिट अकाउंटिंग, क्रेडिट बैलेंस, आप पढ़ के देखना. एग्रीकल्चरल बैंकिंग, सर क्या क्या काम है दुनिया में आप सोच भी नहीं सकते. जरूरत के हिसाब से मार्केट चलता है. अब आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ. जैसे यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, किसानों को लोन दे रहा है. एग्रीकल्चरल बैंकिंग क्या दे रहे हैं सर? देखो कितना बोला है, पर अमाउंट भी बोला. इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम, इंटरेस्ट सबवेंशन और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स. ठीक है, आप तो 3 लाख अगर प्रॉम्प्टली पे करेगा तो 3 लाख तक का इंसेंटिव पे करेगा. ठीक है, नॉर्मली 3% का इंटरेस्ट भी हटा सकता है, उन्हें वेव कर सकता है. 5 साल में पेमेंट कर सकता है. 10% एनुअल इंक्रीज कर सकता है हर साल अमाउंट ऑफ पेमेंट जो करेगा. ये सब एलिजिबल क्रॉप में भी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे हैं, आप चाहो तो पढ़ो. मैं ये सब अभी नहीं पढ़ा सकता, ये सर क्या है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो मेरा मन चाहे ना लाइफ टाइम मिले ना, मैं सारा दिन रात आपको एग्जाम्पल ही पढ़ाता रहूं, लेकिन दैट इज नॉट फीजिबल और पॉसिबल. ये आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग जाओ, अलग अलग चीजों को देखो कहाँ क्या होता है. तो कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट ना वेव कर देता है कि चलो जाओ मौज करो. ठीक है, वेव कर दिए. हाँ गवर्नमेंट कर सकता है, क्योंकि ऐसे हमारे देश में ना एग्रीकल्चरल फार्मर्स, क्या बताऊं सर, मैंने गरीब वर्ड में वो यूज नहीं करना चाहता. आई डोंट लाइक द वर्ड गरीब. ठीक है, इंसान ना तो दिल से गरीब होना चाहिए ना तो पॉकेट से. अगर पॉकेट से कोई गरीब है भी ना, फिर भी मैं मानता हूँ कि वो सब बोलना नहीं चाहिए. क्यों सर? ये नेगेटिव वर्ड है. गरीब वर्ड ही नेगेटिव है. मन से गरीब हो जाएंगे तो जिंदगी भर गरीब रह जाए. इसलिए मन से गरीब नहीं होना चाहिए. सर ये भाषण में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं. सर आपका इच्छा है आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन आप मेरा बात को समझो. तो ऐसे क्या होता है ना, गवर्नमेंट लोगों को लोन देता है, किसानों को. ठीक है, मिडिल क्लास लोगों को. अब वो लोन मैंने मिडिल क्लास लोगों को इन द सेंस मजदूरों को लोन देता है. अब वो रीपे नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट बोलते है चलो भाई हम वेव कर दिए. ठीक है, अब वो पैसा ऐसा थोड़ी है कि बैंक थोड़ी ना अपने पॉकेट से देगा. गवर्नमेंट अपने खजाना से, गवर्नमेंट का खजाना होता है. खजाना माने रेवेन्यू. ठीक है, सरकार का रेवेन्यू होता है जो सरकार कमाते हैं. किससे? टैक्स से. वहां से पब्लिक का टैक्स है. अरे गवर्नमेंट का क्या है ना, इसका टोपी उसको पहनाते, उसका टोपी उसको पहनाता है, अपना थोड़ी ना कुछ है. जैसे मोदी जी कभी कभी बोलता है ना, मेरा क्या है, मैं तो योगी हूँ, झोला लेके निकला हूँ. सरकार भी वैसा ही है. सरकार का एक्चुअल में कुछ नहीं, वो झोली लेके ही निकला है, पब्लिक का ही सब कुछ है. वो अलग बात कि हम लोगों को लगता है कि पब्लिक का कुछ नहीं है, सब सरकार का है. सरकार का कुछ नहीं है. पब्लिक जो ठीक समझेगा सरकार का वही होगा. जो भी हो, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है. अब गवर्नमेंट ऐसे वेव कर देता है.
तो इसलिए बोला प्रॉमिस में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। 5 लाख की जगह 2 लाख लेके छोड़ दिया, 3 लाख आपको डिस्काउंट, डिस्काउंट भी नहीं बोलेंगे, वेव, हट गया। ठीक है, समझ गए? कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इतना भी डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अलग अलग रियल लाइफ मैटर उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या कहते हो? हाँ जी, বোঝা যাচ্ছে তো সবাইকে? यस थोड़ा सर। याद रखे सर, सिर्फ एग्जाम्पल ना याद रखे, प्रोविजंस को भी याद रखे। ठीक है, कि अगर प्रॉमिस ही ने वेव कर दिया, ठीक है, प्रॉमिस ही ने वेव कर दिया, चलो भाई छोड़ दिए, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, तो डिस्चार्ज हो गया। अब किसी को इसको परफॉर्मर नहीं करना है, पूरा डेट डिस्चार्ज हो गया, 5 लाख की जगह 2 लाख दिए, फिर भी डिस्चार्ज हो गया। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा वॉइडेबल क्या होता है। 3 चीजें होता है ना सर, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, है ना? नॉर्मली ये 3 चीज होता है। जब सब कुछ ओके है तब उसको क्या बोलते हैं? वैलिड। जब कुछ भी ओके नहीं है तब क्या होता है? वॉइड, कैंसिल। और वॉइडेबल माने कभी हाँ कभी ना, माने हाँ भी है ना भी है, हाँ भी है ना भी है, पता नहीं लग रहा है ये हाँ है कि ना है, हाँ है कि ना है, हाँ है कि ना है। वॉइडेबल माने जब किसी एक के साथ किसी तरह का धोखा हो रहा है, अब धोखा होने से तो पता नहीं लगेगा ना कि धोखा हो रहा है। अब धोखा होने का अलग अलग रीजन होता है, जबरदस्ती हो सकता है, मैंने कोआर्शन, ये पढ़ा है सर लास्ट कुछ क्लासेस पहले, देखो कोआर्सन हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स हो सकता है। तो वाइडेबल का अलग अलग रीजन है कि जब कब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, आपको मैं 64 समझ में आ जाएगा। An insurance company may rescind a policy on the ground that material fact has not been disclosed. When it does so, the premium collected by it in respect of the policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder. हाँ, समझ में आया सर? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, समझा देता। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने बेसिकली इंश्योरेंस के एग्जांपल दिया सर। चलो मैं आपको एक इंश्योरेंस का एग्जांपल देता हूँ, पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार में आपको अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज मिलेगा। ये बड़ा कंपनी है सर, ठीक है, इसको शेयर मार्केट में भी जगह मिल गया सर, policybazaar.com। आप लोग जानते हो, नाम तो सुना ही होगा। इसका ओनर का नाम जानते हो पॉलिसी बाजार का? इसका ओनर जो है वो इसमें आता है सर, तो शार्क टैंक में आते हैं, क्या मित्तल है मोस्ट प्रोबेबली, समझो मैं भूल गया नाम पूरा, मैं याद नहीं आ रहा। ठीक है चलो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझो। मानो गाड़ी का इंश्योरेंस किया, या लाइफ का इंश्योरेंस किया, हेल्थ का इंश्योरेंस किया, चलो अब हेल्थ इंश्योरेंस करने का ना काफी सारे टेक्निक होते हैं सर। किसी का अगर हेल्थ खराब है, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। हेल्थ खराब करके आप इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस मानेगा? हाँ सर, अगर किसी का हेल्थ पहले से ही डिटोरिएट है, बात को समझो, कोई सब बॉडी का कोई पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसा होता है ना, इंसान है, जिंदगी है, बहुत कुछ होता है सर। कब किसका क्या होता है किसी को नहीं पता, ना तो हमारे जन्म का कोई ठिकाना है, ना तो मरण का, और ना ही खराब का। इसलिए जो भी मिले देखो सर, सबका अपना अपना जिंदगी है। आप बात को समझे आप? हेल्थ डिटोरिएट सबका होता है कम ज्यादा, लेकिन जब हेल्थ खराब हो जाए, इसलिए अगर किसी को इंश्योरेंस कराना है ना, तो कम एज में कराओ, ठीक है, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। एज ज्यादा होने के बाद ऐसे ही हेल्थ डिटोरिएट करता है, तब इंश्योरेंस ज्यादा करके फायदा नहीं है। अब मानो आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो और उसमें कोई पर्टिकुलर डेटा जो है वो गलत हो गया,
डेटा गलत दिया या फिर कुछ इंफॉर्मेशन आपने गलत दे दिया। गलत माने आपने बताया नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस कर गए और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोल रहा है कि सर आपका तो ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम है, आपने क्यों नहीं बताया, आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाया, कॉन्सील किया, आपने मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा दिया। तो अगर कोई मटेरियल माने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस में हेल्थ का इंश्योरेंस बन रहा है, तो आप मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे सर हम लोग ये इसको रिस्टोर कर देंगे, हम ये इंश्योरेंस को डिस्चार्ज करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर आपने 1 साल ऑलरेडी प्रीमियम भर दिया। तो यहां पर बात क्या हो रहा है कि अगर आपने माने इंश्योरर ने, बात को समझे, एक हो गया इंश्योरर, एक हो गया इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरर ने इंश्योरेंस लिया था, मानो एवरी साल हर ईयर 10,000 करके हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे जमा करता था, 1 साल देता गया। बाद में जब पता चला तो ऐसे डिस्प्यूट निकला, डेटा इंफॉर्मेशन हाइड निकला इंश्योरेंस की तरफ से। कंपनी बोल रहा है कि सर हम लोग तो क्लेम नहीं दे सकते और ये आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हो सकता है, कंपनी नहीं चाहेगा तो क्या करेगा इंश्योरर, ठीक है। मैंने जो इंश्योरर मैंने तो जो कंपनी हो गया, और यहाँ पर जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है, इंश्योरर तो वही हो गया जो इंश्योरेंस करवा रहा है, मैंने इंश्योर्ड पर्सन। यहाँ पर इंश्योर्ड पर्सन जो है वो उसको क्या करेगा, कंपनी जितना भी प्रीमियम अभी तक लिया है 1 साल में, प्रीमियम बोलते हैं इंश्योरेंस में, क्या बोलते हैं सर, प्रीमियम बोलता है, वो सारा प्रीमियम रिस्टोर करना पड़ेगा। एक्सपेंस वगैरह अगर कंपनी की तरफ से कुछ हुआ है उसको माइनस करके, एक्सपेंस को डिडक्ट करके जितना प्रीमियम लिया है सारा रिस्टोर कर देगा इंश्योर्ड पर्सन को, अगर वो डिस्चार्ज करना चाहता है। माने कंपनी तो नहीं चाह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाह रहा है, तो अगर आपने प्रीमियम इतना दिन तक बेनिफिट तो लिया ना प्रीमियम का, रिस्टोर करोगे तो पूरा दे दो वापस, जितना बेनिफिट लिए थे वो सारा बेनिफिट वापस करो। इसलिए बोला इंश्योरेंस कंपनी में रिसाइंड है पॉलिसी, ठीक है, माने रिसाइंड माने और परफॉर्मेंस नहीं करेगा, ऑन द ग्राउंड दैट द मटेरियल फैक्ट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड। इंश्योर्ड पर्सन ने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाया, या तो खुद के बॉडी पार्ट्स का, या तो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो गाड़ी पार्ट्स का, ठीक है, कुछ भी। When it does so, the premium collected by, जो भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट किया था in respect of the policy reduced by the amount of expenses incurred by it in this connection must be repaid to the policy holder। पॉलिसी होल्डर को रिपे करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेक्शन 64। The law on the subject is when a person at whose option a contract is voidable। अब किसके ऑप्शंस पे voidable हो गया, voidable हो गया कंपनी के एंगल से, है ना सर। कौन किसको धोखा दिया यहाँ पर, पॉलिसी होल्डर ने कि इंश्योरेंस कंपनी ने, हेलो बोलो सर, कौन किसे धोखा दे रहा है, पॉलिसी होल्डर धोखा दे रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी धोखा दे रहा है। अरे बहुत पॉलिसी होल्डर, थैंक यू सर, है ना। तो अगर पॉलिसी होल्डर धोखा दे रहे तो एग्रीड पार्टी कौन है, किसके एंगल से वॉइडेबल हुआ कॉन्ट्रैक्ट, किसके एंगल से, पॉलिसी होल्डर के एंगल से कि इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से। वॉइडेबल क्यों बोला गया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रहा है कि पॉलिसी होल्डर ने मटेरियल फैक्ट नहीं बताया। अब ये भी सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट हो सकता है। अब कोर्ट में कोई भी ट्राइब्यूनल में मैटर जाएगा, ट्राइब्यूनल माने कोर्ट, जहां पर फैसला होगा कि क्या पॉलिसी होल्डर ठीक बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ठीक बोल रही है। ऐसे बहुत केस चलता रहता है सारा दिन सारा दिन चलता रहता है, माने जहां होता है सर, ये हर केस हमारे टीवी में तो नहीं दिखता है बट होता रहता है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या है ना, जब भी प्रीमियम लेने के टाइम पे खुश रहते हैं, जब पेमेंट करना होता है ना ये अलग अलग बहाना निकालता है, यानी जब इनको रिडीम करना होता है इंश्योरेंस का तब बहाना निकलेगा। तो जो भी हो ऐसे डिस्प्यूट तो होता रहता है, ऐसा नहीं इंश्योरेंस भी मिल जाता है सर, ऐसा नहीं, वो लोग देता तो है लेकिन नोट्स निकालता रहता है।
तो ये इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से voidable, तो वही बोल रहे हैं सर, द लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट इज व्हेन अ पर्सन एट हुज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट इज voidable resigned इट्स, ठीक है। तो voidable किसके एंगल से? इंश्योरेंस कंपनी के एंगल से। The other party thereto need not perform any promise therein, contract in which he is the promiser. The party resigning avoidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from the other party, so restore such benefit. अगर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी बेनिफिट मिले रिस्टोर करे, जिससे वो भी रिसीव किया, जैसे प्रीमियम मिला ना, दैट्स इट। बोलो सर, क्लियर है ना? कितना सारा चीजें होता रहता है सर, कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसीलिए बिकॉज ये जिंदगी के साथ जो जुड़ा हुआ हर एक बिजनेस मैटर को कनेक्ट करता है। सिर्फ बिजनेस का मैटर नहीं है, ये लाइफ के साथ जुड़ा हुआ मैटर है। पब्लिक अलग अलग मैटर में फंस जाते हैं, कंपनी भी फंसते हैं, ऐसा नहीं कि पब्लिक अकेला फंसते हैं। कंपनी भी पब्लिक को फंसाता है, पब्लिक भी कंपनी को फंसाता है, और कंपनी भी पब्लिक को फंसाता है। प्रॉब्लम दोनों एंगल से हो सकता है। तो अगर प्रॉपर नियम है, ठीक है, प्रॉपर नियम है और प्रॉपर नियम का पालन हो, तो प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। और लॉ बना ही गया सर, प्रॉब्लम मुक्त समाज। लॉ इसीलिए बना, लॉ को बनाने का मेन पर्पस यही है, जितना डिस्प्यूट कम रहेगा देश उतना आगे बढ़ेगा। बात बात में डिस्प्यूट रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? आप लोग सोच भी नहीं सकते कि लॉ देश के इकोनॉमी के तरक्की के लिए कितना जरूरी चीज है। प्रॉपर लॉ, ठीक है, और लॉ का पालन करने वाला। लॉ होना भी चाहिए, लॉ का पालन भी होना चाहिए। पालन माने एग्जीक्यूशन, ओके, पालन इन द सेंस एग्जीक्यूशन। Obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void. तो ये 65 कहते हैं कि obligation of person, ठीक है, who has received advantage under void agreement. void agreement माने आप समझ गए ना, जो agreement होता ही नहीं, मतलब कैंसिल है, और contract that becomes void, जो void हो गया। सर कैसे? एग्जाम्पल देखो, समझ में और आ जाएगा। A pays B 1 lakh in consideration of B's promising to marry C. A pays B rupees 1 lakh in consideration of B's promising to marry C, A's daughter, ठीक है। C is dead at the time of promise. C कौन है? C है A का बेटी। C डेथ, प्रॉमिस को कंप्लीट करने के टाइम पे C का डेथ हो गया सर, बहुत ही बुरा बात है। द एग्रीमेंट वॉइड हो गया, बट B मस्ट रीपे A rupees 1 lakh. A pays B rupees 1 lakh in consideration of B's promising to marry C. मैंने बेसिकली ऐसा होता है ना कि तुम शादी करो, बदले में मैं तुमको 1 लाख दूंगा, मेरे बेटी को शादी करो, बदले में 1 लाख दूंगा, ठीक है सर। ये तो दहेज हो गया। नहीं सर, इसको दहेज एंगल से ना लो, ठीक है। ए पेज B rupees 1 lakh in consideration of B is promising to marry C, A's daughter. C is dead at the time, the agreement is void, but B must repay A rupees 1 lakh. शादी नहीं हुआ तो फिर 1 लाख वापस करो, शादी ही तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर void एग्रीमेंट, क्योंकि शादी नहीं होगा तो अगर सी नहीं रहेगा तो फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो पाएगा सर? हेलो, जिसके साथ शादी होना वही नहीं है, वो डेड है, वो तो भगवान का प्यारा हो गया। तो मैरिज भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है आज के डेट में। जैसे मैं आपको पहले भी बोला कि इंडियन सोसाइटी में मैरिज कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, बट आजकल ना, और भारत नहीं है ना सर, हम लोग एक अलग ही देश बन गए। आजकल ना बड़ा भरोसा नहीं है किसी का, किसी के प्रति भरोसा नहीं, एक ऐसे ही अनस्टेबल सोसाइटी हो गया, भरोसा नाम का चीज ही नहीं है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट है, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट। आजकल तो शादी करने से पहले मैरिज को कोर्ट मैरिज होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर ले भाई, क्या पता कौन किसको डिवोर्स दे देगा, फिर क्लेम करना है, ये करना है, उसके प्रॉपर्टी में उसका हक है, उसके प्रॉपर्टी में उसका हक है। अरे भाई, शादी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है क्या? बिजनेस कर लेता, जो भी हो अलग बात है, बट अब जो है वो है। ऐसे और भी नीड अराइज हुआ है, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल नीड्स है ना, बैंक अकाउंट ओपन करना, स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करना, विदेश जाने के लिए वीजा करना, फॉरेन एग्जाम देने के लिए बैठना,
वैरायटी ऑफ रीजन हो सकता है, तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी है, नहीं तो प्रूव कैसे करोगे कि भाई कौन किससे शादी किया है, कौन किसका हस्बैंड है, कौन किसका वाइफ है। दैट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी बात है। समाज बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ है और सिचुएशंस भी काफी अपडेट हुआ है। चलो ठीक है, अब ये सब बात तो नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन आई होप आप समझ गए। ठीक है, सी नहीं है तो फिर और बी शादी किससे करे? अब जो भी पैसा लिया था ए से रीपे कर दो। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो गया, रीपे करो। तो वही बात कहा है सर, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कॉम्पेंसेशन फॉर इट। या तो रिस्टोर करो या तो कॉम्पेंसेट करो अगर तुमने खर्चा कर दिया तो। फ्रॉम होम ही रिसीव्ड इट, जिनसे तुमने रिसीव किया। क्लियर है सर बात? सेक्शन 65 बोलो। यस सर। यस और सर। भी हाँ सर। ओके। 66 कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन। अगर कुछ चीज रिसेशन होता है तो कम्युनिकेट होना चाहिए। यू हैव नोटिस दैट कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज कैन बी रिसाइंड इट, but decision must be communicated to the other party in the same manner as proposal is communicated under section 4 of the contract. जब प्रपोज करते हैं बिजनेस प्रपोजल्स जब करते हैं तब भी जैसे इंटीमेशन देते हैं ना, वैसा ही जब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड होता है तब भी इंटीमेशन देना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिमिलरली रेसिशन को भी रिवोक किया जा सकता है इन द सेम मैनर एज प्रपोजल रिवोक। रिवोक माने कैंसिल, रेसिशन माने जो रेसिशन हो जा रहा है तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल माने वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हो सकता है। Effect of neglect of promise to afford promise reasonable facilities for performance. Effect of neglect of promise, ठीक है? Effect of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance. Section 67. सर क्या मतलब है? If an apprentice refuses to learn, the teacher cannot be held liable for not teaching. अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहेगा तो क्या टीचर लायबल होंगे? बोलो सर। स्टूडेंट अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो सीखना नहीं चाहता, तो इसमें टीचर लायबल है कि स्टूडेंट अपने नेग्लेक्ट कॉन्सेप्ट के लिए दायी है सर? अप्रेंटिस माने जो ट्रेनी होते हैं उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट भी ट्रेनी तो होता है, वही बात कर रहे हैं। इफ एन अप्रेंटिस रिफ्यूज टू लर्न, द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉट टीचिंग। मैंने वो कुछ सीखा नहीं, आजकल बहुत लोग करते हैं ना, एडमिशन करते हैं पढ़ते नहीं है। पढ़ाई तो करो सर। क्या है ना, आजकल एक आदत हो गया काफी लोगों को, पढ़ाई बिना बिना पढ़ाई करके दूसरे के ऊपर उंगली करने का। इसके कारण नहीं हुआ, मतलब वो बेमतलब का है। ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ स्टूडेंट, कुछ लोगों को पता है वो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मेरा नहीं, वो जिसको पता है वो पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब माँ बाप डांटते हैं तो बोलते नहीं टीचर ने पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं, टीचर शायद पढ़ा रहा है, स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है, तो नहीं पढ़ेगा तो क्या हालत हो। इसलिए बोले इफ ए नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस ही, अब यहाँ पर स्टूडेंट प्रॉमिस ही था, टीचर प्रॉमिस था। टीचर ने प्रॉमिस किया था पढ़ाने का, स्टूडेंट ने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया था। The effects of neglect of promise to afford promiser reasonable facilities for performance. ठीक है, a contract with B to repair B's house. चलो अलग एग्जांपल, a contract with B to repair B's house. B neglect to or refuse to appoint out to A the places in which his house requires repair. A is excused for the non-performance of the contract if it is caused by such neglect or refusal. सर मतलब ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू रिपेयर बीज हाउस। बी का घर रिपेयर होगा तो ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो घर रिपेयर करना जानता है। बट बी जिसका घर रिपेयर होगा रिफ्यूजेस टू अपॉइंट आउट टू ए द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वेस्ट, मतलब जिस एरिया में घर का रिपेयरिंग होगा उस एरिया को रिपेयरिंग करने के बारे में जब ये बोल रहे कि कहाँ रिपेयर होगा बता दो करा दो, तब वो नेग्लेक्ट कर दिया। अब ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या करेगा? अब जब जिसका घर रिपेयर होगा अगर वही नहीं सपोर्ट करेगा तो फिर कैसे होगा? तो ए इज एक्सक्यूज्ड फॉर द नॉन परफॉर्मेंस, इट इज कॉज्ड बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, क्योंकि ये नेग्लिजेंसी का कारण है। ये
नेग्लिजेंसी के कारण होगा। किसका नेग्लिजेंसी? प्रॉमिसी का नेग्लिजेंसी, है ना। जिसका घर ठीक होगा, अगर वही सपोर्ट नहीं करेगा, वही अगर रिफ्यूज करेगा, तो फिर इसमें प्रॉमिसर का क्या गलती है ना। बंगाली में एक कहावत है सर, कहावत है कि जार बिये तर घूम नहीं और पाड़ापुर सिर घूम, ऐसा कुछ बोलता है। जार बिये तर घूम नहीं और पाड़ापुर सिर की बोले, क्यों जाने। जो लोग हार्डकोर बंगाली कल्चर समझते वो समझ जाए। मैंने बेसिकली कहना ये चाहता है कि जिसका शादी है उसका होश नहीं है, और मतलब आस पड़ोस के सभी का माथा दर्द है। समझ रहे हो सर? इसको बोलते हैं कि जारबियतर हुस नहीं, हुस माने होश, ठीक है। जारबियतर हुस नहीं और पाड़ापुर सिर घूम नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। भूल जाता हूँ आजकल, उतना यूज नहीं करता हूँ, पर बचपन में ना, क्योंकि गांव साइड में बड़ा हुआ ना सर, तो ये सब सुनने का आदत था। आसपास के लोग बोलते हैं, ये सब ना बाई वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे से सीख जाते थे हम लोग। ऐसे हर 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 लैंग्वेज में है ऐसा, इस तरह का मुहावरा। तो बात कुछ वैसा ही होगा, जिसका घर उसका होश नहीं है, तो जो ठीक करने आया उसको वो होश लगाएगा क्या कि कहाँ ठीक है, देखते हैं। मानो मेरे बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है, मैं मिस्त्री बुलाया मैकेनिक को और बोला कि बाथरूम में प्रॉब्लम है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है दिखाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जानते हो ना, अपने एसी घर से निकलेगा नहीं, सोफा में बैठ के पॉपकॉर्न खाएगा, लेकिन बाथरूम में जाके बताएगा नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, और फिर मिस्त्री को बोलेगा भाई तुमको पैसा नहीं देंगे, तुम लोग बताए नहीं। अरे भाई उसका सर्विस चार्ज तो देना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो बताए नहीं। तो केसेस बहुत बनता है सर, समझ गए। अब एक पॉइंट आते हैं जिसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं सर इसको? डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। सुन लो, डिस्चार्ज, ये पहले भी ये वर्ड यूज हुआ है, माने जो करना था कर डाला, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड। अब हर वादा का एक ऑब्लिगेशन होते हैं, जिंदगी वादा से ही चलता है। वी ऑल आर ऑब्लिगेटेड सर, पता है आपको, हम सब कोई ऑब्लिगेटेड है। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? जिंदगी में वी ऑल आर ऑब्लिगेटेड टू समवन, मैंने हम सभी को किसी न किसी को कुछ ऑब्लिगेशन देके रखा है, ये करूंगा वो करूंगा, और उसको परफॉर्म करना होता है। तो सिमिलरली बिजनेस रिलेटेड मैटर में भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, बात समझ गए सर? उसके बारे में भी बोला। मैं कैसे बोलूंगा कि ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, या फिर समथिंग लाइक दैट। जैसे जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाए, आपको जो करना था कर डालो, बस हो गया। इट टेक्स प्लेस व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट fulfill their obligation arising under the contract within the time and the manner prescribed, discharged by performance। जो परफॉर्मेंस करना था वो कर डालो, जो करना था कर डाला, हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सर अटेम्प्टेड माने कंप्लीट नहीं हुआ बट अटेम्प्ट किया था। Actual performance is said to have taken place when each of the parties has done what he had agreed to do under the agreement. When the promisor offers to perform his obligations, but the promisee refuses to accept the performance, it amounts to attempted performance. इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आप लोगों के साथ कनेक्टेड होगा। मानो आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ओके सर, आप बोलो कि सर फिर से फ्लिपकार्ट में चले गए आप। ओहो, क्या फर्क पड़ता है, अगर चले जाते भी हैं तो प्रॉब्लम क्या है, कोई आपत्ति सर? समझने से मतलब रखता है, क्या लेना है। मेमोरी कार्ड, ठीक है, आप सबका मेमोरी बढ़ाना पड़ेगा। मेमोरी बढ़ाओ सर, जिसको जितना जरूरत है लगा डालो, अपनी मेमोरी को बड़ा एनहांस कर दो। सर हम लोगों को जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। मैंने, आप लोग बोल रहे हो मुझे, ठीक है सर, मैं सोच रहा हूँ 256 GB लगा दूंगा, इससे भी ज्यादा होगा तो बोलो, इससे भी बड़ा लगा दूंगा अपने अपने माथे पे।
कहाँ फिट होगा पता नहीं, लगा देंगे सर। अब मेरा पॉइंट सुनो, मजा नहीं कर रहा हूँ सर। मानो मैंने ये 256 GB का सैनडिस्क का ये हार्ड डिस्क मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, SD कार्ड ऑर्डर दिए। कंपनी ने मेरे को बोला कि सर आपके घर में 5 अक्टूबर को पहुंचा देंगे, बिफोर 11:28 PM, रात 11:30 से पहले। अब बात को समझे, 5 अक्टूबर ने पेमेंट कर दिया, तो मेरे तरफ से काम हो गया। अब कंपनी मेरे घर पे 5 अक्टूबर को आया, मैं घर पे नहीं, मैं घर पे नहीं सर, ठीक है। मेरे को फिर से एक बंगाली गाना याद आ गया, पुराना गाना है, बांग्लादेश का गाना है। बांग्लादेश में गाना बहुत चलता था, जो लोग बांग्लादेशी गाना सुने वो बहुत पुराना गाना है सर। बोलते कि बंधु 3 दिन तोर बाड़ीते गैलाम देखा पाइलाम ना, बंधु 3 दिन, माने बंधु के माने दोस्त के घर 3 दिन जाके घूम के आया, पर दोस्त का देखा नहीं मिला। समझ रहे हो सर, ठीक है। एक बड़ा पुराना गाना है, रूना लैला बोल के एक बहुत फेमस बंगाली सिंगर है उनका, ठीक है, बांग्लादेश का। बंधु 3 दिन तोर बाड़ीते गैलाम देखा पाइलाम ना। सर सुनना, पुराना A2 में मिल जाएगा। सर आप पुराना गाना सुनते हो? अरे सब सुनता है, सुनो। तो डिलीवरी बॉय मेरे घर पे आया और देखा नहीं मिला, तो उसने अटेम्प्ट तो लिया ना सर, अटेम्प्टेड, ओके। डिलीवरी बॉय अटेम्प्ट लिया, पर मैं नहीं रहा। तो मेरे तरफ से काम सही था, पर डिलीवरी बॉय ने भी तो अपनी तरफ से काम किया। तो इसे भी परफॉर्मेंस कहेंगे, इसे भी डिस्चार्ज कहेंगे। फैक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ओके, क्लियर है सर? बोलो। एक है जो करना था कर डाला, और ये याद रखना, गाना याद रखना, जो करना था कर डाला मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस। और दूसरा गाना याद रखना, बंधु 3 दिन तोर बाड़ीते गेलाम देखा पाइलाम ना, ठीक है। बंधु के घर में गए, हाँ, बंधु माने दोस्त, ठीक है, सखा, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। सखा के घर में गए, दोस्त के घर में गए, पर देखा नहीं मिला। डिलीवरी बॉय घर पे आया, पर देखा नहीं मिला। अटेम्प्ट किया, तो ये भी परफॉर्मेंस मैंने डिस्चार्ज माना जाएगा। बस सही है। बाकी आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल है, देख लो। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लिया कि चलो हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं, कंप्लीट हो गया, तो भी हो सकता है। A owes B 1 lakh, A enters into an agreement with B and mortgage his estate for ₹50,000 in place of debt 1 lakh, ठीक है। A B को 1 लाख दिया, उधार लिया B से, बदले में अपना 50,000 का एसेट मॉर्गेज रखा, ठीक है। तो चलेगा सर, अगर दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख के बदले अगर कोई 50,000 का मॉर्गेज लेता है, उनका उनका मैटर है, हमें क्या लेना देना। लॉ कहता है कि ओके इट्स अ म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड ये डिस्चार्ज होगा, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कभी कभी ना इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, माने वो होगा नहीं, और हो गया जो होना था हो गया। जैसे कि इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, इन दैट केस इट वुड बी इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही संभव नहीं है, तो उसको बोलते हैं एब इनिशियो, इम्पॉसिबिलिटी एब इनिशियो, माने जो शुरू से ही संभव नहीं है। ऑल्टरनेटिवली इट में सुपरवेन, सुपरवेन माने सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग माने जो कभी संभव नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी शक्ति हो जाए, आ जाए, एटलीस्ट ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। सुपर पावर से भी पॉसिबल नहीं, चाहे शक्तिमान आ जाए, चाहे कोई कोई हॉलीवुड, क्या बोलते हैं सर, हॉलीवुड का कोई बड़ा सा होता है ना, क्या क्या सब, स्पाइडरमैन टाइप्स का, ठीक है, आयरन मैन टाइप्स का, कोई भी आ जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में टेक प्लेस, ठीक है। एन अनफोर्सिन चेंज इन लॉ, ठीक है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, the non-existence or non-occurrence of particular state of thing which was naturally contemplated or performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerous malady, the declaration of war, section 56। जैसे यहाँ पर बोला है, A agrees with B to discover a treasure by magic। A B को बोल रहे कि भाई मैं तुम्हारे लिए चुटकी में हीरा सोना जौहरत खरीद मैं ढूंढ के दूंगा, ट्रेजर बाय मैजिक, फुल जो सिमसिम टाइप का। द एग्रीमेंट इज void ड्यू टू इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ये भी संभव नहीं है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage, A goes mad, शादी से पहले ये पागल हो गया, और ये भी शादी नहीं होगा, तो ये भी becomes void, ये भी इम्पॉसिबल है ना।
अब बहुत अलग प्यार मोहब्बत है, वो अलग बात है, बट अरेंज मैरिज में कौन पागल से शादी करता है? लव मैरिज, जेन्युइन लव मैरिज में भी कर सकता है, जेन्युइन लव, मैंने पागल भी हो जाए तभी तुम मेरे ही हो, ऐसा प्यार होता है सर? पता नहीं। उसको आशिकी कहते हैं। तो गाने में अच्छा लगता है ना, मैं पागल प्रेमी दीवाना, रियल लाइफ में नहीं ना। चलो ऐसा प्यार कोई करे, पागल भी हो जाए मेरा प्यार तो भी मैं प्यार को नहीं छोड़ूंगा। सुनो, मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है? जो लॉ बोलते हैं मैं वही आपको थोड़ा सा सुना देता हूँ। A contract to act at a theater for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. Okay. On several occasions, A is to ill to act. कभी कभी क्या होता है, A परफॉर्म ही नहीं कर पाता क्योंकि वो ill रहते हैं। The contract to act on those occasions becomes void. अगर ill रहेगा तो कैसे परफॉर्म करेगा, है ना? किसी को आप जबरदस्ती थोड़ी ना करवा सकते, तो तब भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। X agrees to sell his horse to Y for 5,000, but the horse died in an accident. सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है, the destruction of the subject matter. Here it becomes impossible to perform the contract due to destruction of the subject. Thus valid contract changes into void contract becomes impossibility of performance. है ना? पहले ठीक था, बाद में ठीक नहीं। कभी कभी टाइम निकल जाए ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। इसके लिए एक एक्ट है हमारे देश में, उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। क्या नाम है सर? लिमिटेशन एक्ट 1963। जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में हैं उनको पढ़ा जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आता है सर। और जो लोग सीएसईएमए में पढ़ते हैं उनको मे बी फाइनल लेवल में हल्का फुल्का मौका मिल जाए तो, अदरवाइज नॉर्मली ये लॉ सीएस को ही पढ़ना पड़ता है। बाकी लॉयर बहुत ज्यादा जानता है, एलएलबी जो लोग करते हैं। जो भी हो, इतना जानो कि लिमिटेशन एक्ट क्या होता है। हर चीज का एक लिमिट, टाइम लिमिट होता है, ठीक है? जो आज पाना हो बिजनेस एंगल से, उसका एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है। मानो आपने किसी को कोई उधारी में कुछ चीज दिया, ठीक है? अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा है, और आपने भी कुछ बोला नहीं। अगर किसी को कुछ पाना है तो हर चीज का एक टाइम होता है ना। मानो आपने किसी को लोन दिया और भूल गए, 3 साल बाद याद आया, अरे भाई मेरा लोन का रीपे नहीं किया, फिर जाके आप उनसे पैसा मांगते हो, ठीक है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपका। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया। 3 साल बाद याद आया कि मेरे को पैसा मिलने वाला है। अब जाके क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब टाइम लिमिटेशन एक्ट भी आपको मुश्किल में डाल देता है। If a creditor does not file a suit against the buyer for recovery of the price within 3 years, the debt becomes time barred and hence irrecoverable. किसी ने किसी को 3 साल उधार दिया है, 3 साल में भी उसको रिकवरी करने का कोशिश नहीं किया, अब 3 साल बाद आपका जो मार्केट से जो मिलना था ना क्रेडिटर को, वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, लिमिटेशन एक्ट के अंदर आता है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हिच इंक्लूड्स बाय डेथ ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर का डेथ हो गया, प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो गया। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो भी डिस्चार्ज हो गया। अब होगा ना, मतलब डिस्चार्ज कर दिया मैंने ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया, वादा करके भूल गए। A contracted B supply of 100 kg of rice on 1st June, but they failed to deliver the same on said date. This is actual breach of contract. If time is not essential essence of contract, B can give him another date of supply of goods, and he will not be liable to claim for any damages if prior notice for the same is not given to a while giving another date. इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में ब्रीच के बारे में भी ज्यादा बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रीच, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ब्रिज के बारे में ही बात करूंगा और ब्रिज को खत्म भी कर दूंगा, ठीक है? तो ये रहा डिस्चार्ज का अलग अलग कॉन्सेप्ट कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। वीवीआईपी पॉइंट है सर, एक बार घर पे फिर से सुन लेना जरूरत पड़े तो, नहीं तो नोट्स कलेक्ट करो और एक बार रीड कर डालो, और रीडिंग करने के बाद चैप्टर के नीचे एमसीक्यू दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर डालो, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया हुआ है उसे भी कर डालो। जिनका एमसीक्यू एग्जाम नहीं होता है वो भी करें, जिसका एमसीक्यू एग्जाम नहीं होता है वो भी करें, दोनों करें, ठीक है? सबको करना है, डिटेल्स में पढ़ाई करना है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, बी रेडी ऑलवेज, ठीक है? और किसी किसी का तो मिक्स भी होता है, जैसे सीएमए इंटर में Yes, sir. मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है।
सो रेडी करना सर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही है सर, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर, बाय। Good Thank you, night. sir. Good night. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।